नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विरासत पर बात करने जा रहे हैं जिनके बिना मतलब आधुनिक भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हमारे पास जो स्रोत है वो कोई मामूली जीवनी नहीं है। ये एक ऐतिहासिक बहस का स्क्रिप्ट है जिसे एक अदालत की कार्रवाई की तरह बनाया गया है। एक तरफ है अभियोग पक्ष जो नेहरू के फैसलों को भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक विफलता बताता है, और दूसरी तरफ है बचाव पक्ष जिसका मानना है कि नेहरू के बिना शायद भारत एक देश के तौर पर बच ही नहीं पाता। हमारा मकसद है इस मुकदमे की गहराइयों में उतरकर ये समझना कि उनके फैसलों ने भारत की तकदीर को कैसे गढ़ा। बिल्कुल। और ये बहस किसी को नायक या खलनायक बनाने के लिए नहीं है। इसका मकसद इतिहास की अदालत में मतलब तथ्यों और तर्कों के आधार पर एक मूल्यांकन करना है। इस मुकदमे का केंद्रीय सवाल बहुत साफ है। क्या जवाहरलाल नेहरू एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे या एक ऐसे आदर्शवादी नेता जिनके फैसलों की भारी कीमत भारत आज तक चुका रहा है? आरोप बहुत गंभीर हैं। आर्थिक पिछड़ेपन से लेकर चीन के हाथों मिली शर्मनाक हार और कश्मीर की उलझन तक। तो चलिए इस ऐतिहासिक मुकदमे की कार्रवाई शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत बचाव पक्ष की सबसे बड़ी दलील से करते हैं। उनका तर्क है कि अगस्त 1947 में नेहरू को जो मिला वो देश नहीं था बल्कि एक बहता हुआ घाव था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। 1 करोड़ 40 लाख लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए थे। सेना, रेलवे, खजाना सब कुछ बट चुका था। ऐसे माहौल में बदला और नफरत सबसे आसान रास्ते थे। और अराजकता भी। उस समय के ज्यादातर नए आजाद हुए देशों में यही हो रहा था। सत्ता पर कब्जा करना, चुनाव रद्द कर देना, एक सैन्य तानाशाह बन जाना, ये बहुत आम बात थी। बचाव पक्ष इस बात पर जोर देता है कि नेहरू के पास भी ये मौका था। कोई उनसे सवाल नहीं करता, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उस वक्त लगभग अकल्पनीय था। हाँ, और यही बात उन्हें अपने समय के कई नेताओं से अलग करती है। सत्ता हाथ में आते ही उसे हमेशा के लिए पकड़ कर रखने की इच्छा मतलब बहुत स्वाभाविक होती है, लेकिन उन्होंने उस रास्ते को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र को चुना। स्क्रिप्ट में 1951 में संसद में दिया गया उनका एक कथन है जो आज भी गूंजता है। लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित है कि आम लोगों में असाधारण संभावनाएं होती हैं। इस एक वाक्य में बहुत बड़ी हिम्मत छिपी है। इसे उस समय के वैश्विक संदर्भ में देखना और भी जरूरी है। जब भारत लोकतंत्र का पहला चुनाव करा रहा था, तब उसके पड़ोस में क्या हो रहा था? पाकिस्तान में सेना का प्रभुत्व स्थापित हो रहा था। चीन में एक दलीय शासन अपनी जड़ें जमा रहा था। अफ्रीका और एशिया के कई नए आजाद हुए देशों में लगातार तख्तापलट हो रहे थे। भारत इसलिए बचा रहा, उसकी लोकतांत्रिक जड़ें इसलिए मजबूत हुई क्योंकि उसके पहले प्रधानमंत्री ने तानाशाही को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा को परिभाषित करने वाली एक साहसिक कार्रवाई थी। तो बचाव पक्ष का कहना है कि नेहरू ने भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को बचाया, लेकिन यहीं पर अभियोग पक्ष एक बहुत तीखा सवाल खड़ा करता है। उनका तर्क है सिर्फ जीवित रहना ही सफलता नहीं है। स्क्रिप्ट में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। एक डॉक्टर जो मरीज को बचा तो लेता है, लेकिन उसे जीवन भर के लिए अपाहिज बना देता है। उसकी तारीफ बिना सवाल उठाए नहीं की जा सकती। और इसी के साथ बहस का रुख आर्थिक नीतियों की ओर मुड़ जाता है। हाँ, और यहाँ अभियोग पक्ष का मुख्य आरोप नेहरू की विचारधारा पर है। उनका कहना है कि नेहरू को निजी उद्यम यानी प्राइवेट एंटरप्राइज से एक तरह की नैतिक आपत्ति थी। उन्हें लगता था कि मुनाफा कमाना एक बुरी चीज है। तो ये सिर्फ एक अकादमिक सोच नहीं थी, इसका जमीन पर बहुत बड़ा असर हुआ। बिल्कुल। अभियोग पक्ष 1954 के उनके एक लेख का हवाला देता है जिसमें नेहरू साफ कहते हैं, मैं निजी पूंजीवाद को बहुत नापसंद करता हूं और इसे गलत मानता हूं। यही सोच लाइसेंस परमिट राज का आधार बनी। सोचिए, आपको एक फैक्ट्री लगानी है तो सरकार से लाइसेंस चाहिए। अगर आपको अपनी फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ाना है, मान लीजिए 100 स्कूटर की जगह 120 स्कूटर बनाने हैं, तो इसके लिए भी दिल्ली में बैठे एक बाबू से अनुमति चाहिए। कुछ भी आयात करने के लिए मंजूरी चाहिए। इसका नतीजा तो यही होगा कि व्यापार करना लगभग असंभव हो जाएगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ठीक यही हुआ। अभियोग पक्ष का तर्क है कि इसके कारण भ्रष्टाचार एक नीति बन गया और उद्यमिता यानी नया कुछ करने का जज्बा एक शक की चीज बन गई। और इसका असर आंकड़ों में साफ दिखता है। इस बहस में एक आंकड़ा है जो चौंका देता है। 1950 से 1980 तक के
30 सालों में भारत की औसत आर्थिक विकास दर लगभग 3.5% थी। सिर्फ 3.5%। उस समय तो इसे मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते थे। और दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसे देश जो 1950 में हमसे कहीं पीछे थे, वो 7 से 9% की रफ्तार से दौड़ रहे थे। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और अभियोग पक्ष का तर्क है कि ये कोई संयोग नहीं था। ये उस विचारधारा का सीधा परिणाम था जिसने बाजार और प्रतिस्पर्धा की जगह सरकारी नियंत्रण को चुना। ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, क्या ये देश की मजबूरी थी या एक वैचारिक चुनाव? लेकिन बचाव पक्ष ये कहेगा कि आप 1950 के भारत की तुलना ताइवान से कैसे कर सकती हैं? हमारे पास तो सुई बनाने का भी कारखाना नहीं था, न स्टील था, न बिजली थी, न ही प्रशिक्षित इंजीनियर थे। क्या ये जरूरी नहीं था कि पहले देश की नींव रखी जाए? उन्होंने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे विशाल स्टील प्लांट बनवाए, जिन्हें वे आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। उन्होंने भाखड़ा नांगल जैसे बांध बनवाए और सबसे बढ़कर उन्होंने IITs, IIMs और परमाणु ऊर्जा आयोग जैसे संस्थानों की स्थापना की। उनकी दूरदर्शिता उनके 1954 के एक कथन में दिखती है, भविष्य विज्ञान का है और उन लोगों का है जो विज्ञान से दोस्ती करते हैं। बचाव पक्ष का मानना है कि इसी नींव पर खड़े होकर भारत 1991 में आर्थिक सुधार कर पाया। बिना इस नींव के वो सुधार ढह जाते। ये बात तो सही है, नींव तो रखी गई, लेकिन क्या नींव रखने का यही एक तरीका था? क्या इसका मतलब ये था कि हर चीज पर सरकार का कब्जा हो? और ठीक यही सवाल अभियोग पक्ष उठाता है। वे तुरंत पलटवार करते हैं और जापान का उदाहरण देते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पूरी तरह तबाह हो गया था। उसे भी अपनी नींव दोबारा बनानी थी, लेकिन उसने निजी उद्यम को बढ़ावा देकर ऐसा किया, उसे दबाकर नहीं। अभियोग पक्ष का तर्क है कि नींव बनाने का मतलब हर चीज पर सरकारी एकाधिकार स्थापित करना नहीं है। भारत ने जानबूझकर नियंत्रण का रास्ता चुना, जबकि प्रतिस्पर्धा का रास्ता भी उपलब्ध था। स्क्रिप्ट में एक बहुत तीखी लाइन है जो इस पूरी आर्थिक बहस को सारांशित करती है। ये नियति नहीं बल्कि एक चुनाव था। वाह, ये नियति नहीं बल्कि एक चुनाव था। ये एक लाइन पूरी आर्थिक बहस को समेट देती है। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सोच और नतीजों में एक बड़ा अंतर दिखता है। लेकिन एक और ऐसा मोर्चा था जहां नेहरू की सोच और जमीनी हकीकत में टकराव हुआ, और वो थी विदेश नीति। शायद इस मुकदमे का सबसे विवादास्पद हिस्सा यही है, निश्चित रूप से। और इसकी शुरुआत होती है 1962 के चीन युद्ध से। अभियोग पक्ष का आरोप बहुत सीधा है। नेहरू को बार बार चेतावनी दी गई थी, खुफिया रिपोर्टें थीं, तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल थिमैया ने व्यक्तिगत रूप से अपनी चिंताएं जाहिर की थीं। लेकिन नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे और अपनी आदर्शवादी सोच में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें खतरा दिखाई ही नहीं दिया। और इसका जो नतीजा हुआ, उसके बाद संसद में उन्होंने जो कहा, वो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए कहना बहुत बड़ी बात है। हाँ, और स्क्रिप्ट में उनके उस कबूलनामे का जिक्र है, जो शायद भारतीय इतिहास के सबसे दुखद वाक्यों में से एक है। युद्ध में हार के बाद उन्होंने संसद में कहा, हम अपनी ही बनाई हुई एक कृत्रिम दुनिया में जी रहे थे। सोचिए, एक प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से अपनी पूरी विदेश नीति की विफलता को स्वीकार कर रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ? भारत ने अक्साई चीन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया, और जैसा कि स्क्रिप्ट कहती है, एक बार खोई हुई जमीन हमेशा के लिए खो जाती है। गलती को कैसे डिफेंड करता है? क्या इसका भी कोई जवाब है? जवाब है, और वो भी नेहरू की विचारधारा से ही निकलता है। बचाव पक्ष इसे नैतिक विदेश नीति कहता है। उनका तर्क है कि भारत उस समय एक बेहद गरीब देश था। हमारी प्राथमिकता अपने लोगों का पेट भरना थी, हथियार खरीदना नहीं। युद्ध हमारे विकास को दशकों पीछे धकेल देता। इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। मतलब दुनिया उस समय दो ताकतों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। नेहरू का कहना था कि हम किसी के पाले में नहीं जाएंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। उनका एक कथन है, शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि न्याय की उपस्थिति है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या दुनिया ऐसे चलती है? अभियोग पक्ष का जवाब यही है। वे कहते हैं, शक्ति के बिना नैतिकता विफल हो जाती है। उनका आरोप है कि चीन ने भारत की नैतिकता और शांति की बातों का इस्तेमाल सिर्फ समय हासिल करने के लिए किया। जब तक भारत पंचशील की बात कर रहा था, चीन अपनी सैन्य तैयारी पूरी कर रहा था, और जब वो तैयार हो गया तो उसने बल का प्रयोग किया, जिसकी कीमत भारत ने अपनी जमीन और अपने हजारों सैनिकों की जान देकर चुकाई। और विदेश नीति पर आरोप सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है ना?
स्क्रिप्ट में कश्मीर और तिब्बत का भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत गंभीर आरोप है। अभियोग पक्ष का कहना है कि 1948 में जब भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायलियों को खदेड़ रही थी और जीत की कगार पर थी, तब नेहरू मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। ऐसा उन्होंने सरदार पटेल की चेतावनी के बावजूद किया। इस एक फैसले ने कश्मीर मुद्दे को हमेशा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बना दिया। इसी तरह तिब्बत पर चीन के अधिकार को आसानी से स्वीकार कर लेने के फैसले ने भारत और चीन के बीच का एक महत्वपूर्ण बफर जोन यानी एक सुरक्षित क्षेत्र हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अभियोग पक्ष के अनुसार ये रणनीतिक नहीं बल्कि आदर्शवादी फैसले थे जिनके परिणाम आज तक भारत भुगत रहा है। लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और अब इस मुकदमे का आखिरी और शायद सबसे व्यक्तिगत आरोप जो वंशवाद की संस्कृति स्थापित करने से जुड़ा है। सही। अभियोग पक्ष का कहना है कि नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जिस तरह से राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाया, उसने कांग्रेस पार्टी के भीतर के आंतरिक लोकतंत्र को कमजोर कर दिया। उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की जहां योग्यता से ज्यादा वंश को तरजीह दी जाने लगी। और शायद इसका असर हम आज भी भारतीय राजनीति के हर स्तर पर देखते हैं। ये सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जिससे निकलना बहुत मुश्किल साबित हुआ है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट के अनुसार इसका दीर्घकालिक प्रभाव ये हुआ कि भारतीय राजनीति में एक ऐसी परंपरा शुरू हुई जिसका बोझ आज भी देश उठा रहा है। इसने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जहां पार्टी के अंदर नेतृत्व के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की जगह वफादारी और परिवार को महत्व मिलने लगा। तो इस पूरे मुकदमे के बाद हम कहां पहुंचते हैं? दो बिल्कुल विपरीत फैसले हमारे सामने हैं। एक तरफ बचाव पक्ष है जो कहता है नेहरू के बिना शायद भारत का अस्तित्व ही ना होता, और दूसरी तरफ अभियोग पक्ष है जो कहता है नेहरू के कारण भारत ने अपनी क्षमता से बहुत कम हासिल किया और एक भारी कीमत चुकाई। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? सच कहाँ है? स्रोत का जो अंतिम निष्कर्ष है वो बहुत ही संतुलित और विचारोत्तेजक है। ये नफरत या प्रशंसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा अफसोस मतलब मेजर्ड रिग्रेट व्यक्त करता है। निष्कर्ष ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया जो उनकी सबसे बड़ी और अमूल्य देन है, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी विचारधारा के कारण भारत की रणनीतिक रीढ़ को कमजोर कर दिया, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या विदेश नीति। वाह, ये तो कमाल का विश्लेषण है। स्क्रिप्ट में इसे समझाने के लिए कोई और उपमा दी गई है? हाँ, एक बहुत शक्तिशाली उपमा है। निष्कर्ष ये है कि नेहरू ने भारत का एक मजबूत शरीर बनाया, लेकिन उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर छोड़ दिया। शरीर तो था, लेकिन बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता बहुत कम थी। एक मजबूत शरीर बनाया, लेकिन उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर छोड़ दिया। ये एक लाइन पूरी बहस को एक नई रोशनी में डाल देती है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, इतिहास में जेलें नहीं होती, परिणाम होते हैं। इसी से जुड़ा सवाल यह है कि अगर किसी नेता के साहसिक फैसले जैसे लोकतंत्र को चुनना एक राष्ट्र की नींव रखते हैं, लेकिन उसी नेता की विचारधारा की वजह से देश को दशकों तक आर्थिक और रणनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है, तो इतिहास को इन दोनों का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? क्या एक की महानता दूसरे की विफलताओं को ढक देती है, या क्या ये दोनों हमेशा एक साथ देखे जाने चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।